हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं नीट के पीवाईक्यू। जो 2016 से लेकर 25 तक जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जितने भी 2016 से लेकर 2025 तक पीवाईक्यू आए हुए हैं उन सबको वन बाई वन सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले 2016 वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें लिखा हुआ है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब हमको इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। फर्स्ट लिखा हुआ है एफएसएस स्टिमुलेट द सर्टोली सेल्स विच हेल्प्स इन स्पर्मियोजेनेसिस। तो बिल्कुल सही बात है। एफएसएच किसको स्टिमुलेट करता है? सर्टोली सेल्स को। और किस में हेल्प करता है? स्पर्मियोजेनेसिस में। ये सही हो गया। दूसरा कह रहा है एलएच ट्रिगर ओवुलेशन इन ओवेरी। तो एलएच ओवुलेशन को ट्रिगर करता है, ये भी करेक्ट हो गया। एलएच एंड एफएसएच डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। अब यहाँ एनसीईआरटी में इसको लिखा हुआ है इंक्रीज ग्रेजुअली, और देखा जाए तो देखो एलएच और एफएसएच का लेवल धीरे धीरे राइज भी होगा फॉलिकुलर फेज में। इसका मतलब यहाँ डिक्रीज जो है ये गलत लिख दिया है, तो ये गलत हो गया। बाकी एलएच ट्रिगर सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स फ्रॉम द लेडिंग सेल्स। तो बिल्कुल एलएच लेडिंग सेल पे काम करता है और एफएसएच जो है ये सर्टोली सेल पे काम करता है। तो इसको आप याद रख सकते हो। जैसे इसमें एस आ रहा है तो ये तो काम करेगा सर्टोली पे, और इसमें एल आ रहा है तो ये काम करेगा लीडिंग पे। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वैसेक्टोमी। तो वासेक्टोमी से रिलेटेड हमको इसमें इनकरेक्ट ढूंढना है। सबसे पहले लिखा हुआ है वासा डिफरेंशियाज कट एंड टाइड। तो बिल्कुल सही बात है, वासा डिफरेंशिया को यहाँ कट और टाइड किया जाएगा। दूसरा लिखा हुआ है इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी। तो ये भी सही बात है। ये ऑलमोस्ट कैसी प्रोसेस है? इरिवर्सिबल है, या हम मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि पुअरली रिवर्सिबल है। अगला लिखा हुआ है नो स्पर्म अकर्स इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सेमाइनल फ्लूइड। तो सेमाइनल फ्लूइड के अंदर कोई स्पर्म नहीं आएंगे, क्योंकि स्पर्म को आपने वॉश डिफरेंस के अंदर ही रोक दिया, वहां से आगे जाने नहीं दिया। तो ये भी बात ठीक है। तो तीनों बात ठीक हो गई। नो स्पर्म अकर्स इन एपिडाइमिस। देखो एपिडाइमिस में तो स्पर्म इसमें आएंगे। आगे एपिडाइमिस से आगे जब वास्ट डिफरेंस में जाएंगे तो वहां आपने वास्ट डिफरेंस को कट करके बाइंड किया है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया अपना? इनकरेक्ट। तो इसका आंसर हो गया 4। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिसिट द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स। मतलब हमको स्पर्म का पाथवे बताना है कि सही रूट क्या है स्पर्म के आगे जाने का। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है रेडिटेस्टिस, वॉस डिफरेंस, एफरेंट ट्यूब्यूल्स और एपिडाइमिस। अब इसमें एफरेंट ट्यूब्यूल्स को आपको वासा एफरेंसिया मानना है। क्या मानना है? वासा एफरेंसिया। आगे लिखा हुआ है एफरेंट ट्यूब्यूल्स, रेडिटेस्टिस, वास डिफरेंस और एपिडाइमिस। आगे लिखा हुआ है रेडिटेस्टिस, एफरेंट डक्ट्यूल्स, एपिडाइमिस और वॉस डिफरेंस। देखो एपिडाइमिस के बाद वॉस डिफरेंस आता है, बिल्कुल सही है। और रेडिटेस्टिस के बाद वासा एफरेंसिया आता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा? थर्ड। इसमें देखो आप एपिडेमिस के बाद इसमें एफरेंट डक्ट्यूल्स लिखा रखें, यानी वासा एफरेंसिया पहले आता है, एपिडेमिस बाद में आता है। तो ये करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। एफरेंट डक्ट्यूल्स रेडिटेस्टिस बाद में आता है, रेडिटेस्टिस पहले आता है, एफरेंट डक्ट्यूल्स बाद में आते हैं। तो ये भी गलत हो गया यहाँ से। इसमें लिखा हुआ है रेडिटेस्टिस के बाद वास डिफरेंस, उसके बाद एपिडेमिस। तो वास डिफरेंस तो एपिडेमिस के बाद आता है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने? थर्ड इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सेवरल हॉर्मोन्स लाइक एससीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो इसमें सीधे सीधे आपसे पूछेंगे एससीजी है, एचपीएल है, एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है, इनका प्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? कौन इनका प्रोडक्शन करता है? तो देखो इसमें ओवेरी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के लिए ठीक था, लेकिन इसमें एससीजी भी लिखा हुआ है, एचपीएल भी लिखा हुआ है। एचपीएल का मतलब है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। इसका मतलब इसके नाम में ही प्लेसेंटा आ रहा है, तो आपको पता रखना पड़ेगा कि ये प्लेसेंटा से रिलीज होने वाला है। और एससीजी का आपको पता ही है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। बात करें एससीजी के सोर्सेज की, तो इसके दो सोर्स है मेनली। एक तो है इसका सोर्स जो फीटल पार्ट है प्लेसेंटा का, वो तो प्लेसेंटा का फीटल पार्ट इसका सोर्स हो जाएगा। और एक इसका फीटस की जो ट्रोफोप्लास्ट सेल्स होती हैं इम्प्लांटेड फीटस की, वो खुद
इसका मतलब इन दो के अलावा ऐसी जगह कुछ और सी नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो सकता है प्लेसेंटा। फीटस में ऑप्शन में है नहीं, और फीटस का इनसे कोई लेना देना नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब प्लेसेंटा के लिए चारों बेस्ट है। फैलोपियन ट्यूब बिल्कुल भी सिक्रेट नहीं है, यहाँ तो कोई सिक्रेशन ही नहीं हो रहा हार्मोन का। पिट्यूटरी है, लेकिन इनमें से कोई भी पिट्यूटरी का हार्मोन नहीं है। ओवेरी के हार्मोन इसमें है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और प्लेसेंटा के हार्मोन है इसमें चारों, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा फोर्थ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें तो इसमें लिख रखा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनिविन, यानी आपको इनिविन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इनिविन मेल फीमेल दोनों के अंदर मिलेगा आपको। अपन बात करें यहाँ किससे रिलेटेड बात कर रखी है, देखो सब ओवेरी और LH FSH मतलब फीमेल की बात की जा रही है, तो हम फीमेल में देख लेते हैं। इसमें लिख रखा है इनिविन इनिवेट्स सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH और प्रोलैक्टिन। तो यहाँ ध्यान रखना, इनिविन नेगेटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, और इनिविन एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देके ये LH को रिप्रेस नहीं करवाता है, या ये LH को सप्रेस नहीं करवाएगा, ये सप्रेस करवाएगा ओनली FSH को इनिबिट करता है। तो इनिविन का काम मेनली किसको इनिबिट करना है, FSH को, तो इसका ज़्यादा बेटर आंसर होगा FSH वाला, और इसमें LH लिख रखा है तो ये आंसर तो कट गया। आगे लिखा हुआ है कि इनिविन ग्रेनुलोसा सेल से प्रोड्यूस होता है, तो ये भी याद रखना है इनिविन को कौन प्रोड्यूस करती है, ग्रेनुलोसा सेल्स, और ये किसको इनिबिट करता है, सिक्रीशन ऑफ FSH। तो FSH के सिक्रीशन को इनिबिट करेगा, ये बात बिल्कुल ठीक है, तो इसमें ये ठीक हो गया। आगे लिखा हुआ है ग्रेनुलोसा सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, बिल्कुल ठीक है, फिर ये LH के सिक्रीशन को इनिबिट नहीं करेगा। आगे लिखा हुआ है कि ये नर्व सेल्स या सर्टोली सेल्स टेस्टिस की प्रोड्यूस करती हैं और इनिबिट करता है सिक्रीशन को LH को, तो LH तो वैसे ही गलत है, आप आगे का भी नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड, तो इसका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अगला देखें तो इसमें पूछा है कैपेसिटेशन, और कैपेसिटेशन एक प्रोसेस है जो स्पर्म के इजैकुलेशन के बाद जब स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाता है तो उसके अंदर कुछ रिएक्शंस होती हैं, और उनकी मदद से इस स्पर्म की एनर्जी बढ़ती है, एक तरह से इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी फर्टिलाइजेशन की, और जब फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी बढ़ेगी इसका मतलब इसकी जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी उसको इंक्रीज किया जाएगा इस प्रोसेस के थ्रू। तो ये होगी कहाँ, तो मेल के अंदर ना होकर ये कहाँ होगी, फीमेल के अंदर, ये याद रखना है। इसका मतलब इसका आंसर होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, सीधा सा आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि GnRH अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन रिप्रोडक्शन एक्ट ऑन, ये जो GnRH है कहाँ काम करता है, आपसे सीधा सा क्वेश्चन ये पूछा है। तो GnRH का काम होता है पिट्यूटरी पे, और कौन सी पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पे, और GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करके क्या रिलीज करवा देगा, तो GnRH काम करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करके ये रिलीज करवाएगा FSH और LH। एंटीरियर पिट्यूटरी वर्क करेगा और स्टिमुलेट करेगा किसके सिक्रीशन को, LH और FSH। ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो गया। इसका पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे कोई रोल नहीं है, ध्यान रखना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर हाइपोथैलेमस का हार्मोनल कंट्रोल नहीं है, ऐसे मानो आप, वो डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल में होती है किसके, हाइपोथैलेमस के। इसका मतलब इसके जो हार्मोन भी है ना पोस्टीरियर पिट्यूटरी के, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन जो हैं, दो हार्मोन हैं इसके, एक तो है ऑक्सीटोसिन और एक है वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन तो काम आ ही रहा है, लेकिन वैसोप्रेसिन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड वैसे भी नहीं है, तो वैसोप्रेसिन तो किसका दूसरा नाम है, ADH का। तो ध्यान रखना ये दोनों हार्मोन बने कहाँ हैं, हाइपोथैलेमस में, और स्टोर कहाँ होते हैं, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। इसलिए हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी को फॉल्स एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोल सकते हैं। जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है वो हार्मोन को सिंथेसाइज भी करे, रिलीज भी करे, और यहाँ सिर्फ स्टोर हो रहा है, उसका आगे रिलीज कर सकती है। प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, हाइपोथैलेमस में। तो इसको क्या बोला जाएगा उसकी बेस पे, फॉल्स एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये 7वां क्वेश्चन हो गया अपना। अगला क्वेश्चन नीट 2018 का है, इसमें पूछा है हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी आर, यानी एक तो हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होना चाहिए, प्लेसेंटा से, और किसको मेंटेन करना चाहिए, प्रेगनेंसी को। तो बात करें पहले तो आप ये देख लो प्लेसेंटा के हार्मोन कौन से हैं। तो आपसे पूछा जाए क्या ऑक्सीटोसिन प्लेसेंटा का हार्मोन है, नहीं है, तो ये कट गया। आपसे पूछें क्या प्रोलैक्टिन इसका हार्मोन है, नहीं है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन। आपसे पूछे HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये चारों प्लेसेंटा के हार्मोन है, तो बिल्कुल है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के ओवेरी के अंदर भी फॉलिकल्स एस्ट्रोजन बनाती है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन बनाती है, तो ओवेरी भी इनको रिलीज करती है, लेकिन प्लेसेंटा भी करती है। और HCG और HPL तो प्लेसेंटा ही करती है, और HCG प्लेसेंटा के अलावा मैंने आपको बताया था
ट्रोफोब्लास्ट सेल्स भी करती हैं फीटस की, तो ये वहाँ फीटस भी आंसर दे सकता था, पर प्लेसेंटा तो है ही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। इसमें वापस देखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लिख रखे हैं, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड ये तो किसके हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स के, तो यहाँ इसका कोई ले जाना नहीं है, तो आंसर हो गया इसका फोर्थ, सॉरी आंसर हो गया इसका थर्ड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन से पढ़ने से पहले आप देख लो स्पर्मिएशन और स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है। तो मैंने आपसे कहा कि मान लो स्पर्मेटिड है और स्पर्मेटिड से स्पर्म बन रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम स्पर्मियोजेनेसिस, इस प्रोसेस का नाम स्पर्मियोजेनेसिस है। ये तो हो गई स्पर्मियोजेनेसिस की बात। दूसरा कह रहा है वो स्पर्मिएशन क्या है, तो स्पर्मिएशन को आप ऐसे याद रखो, या तो स्पर्म रिलीज हो रहा है सर्टोली सेल से, सर्टोली सेल के अंदर स्पर्म ने अपना हेड एम्बेड कर रखा था और वहां से न्यूट्रिशन ले रहा था, तो या तो सर्टोली सेल से रिलीज हो गया स्पर्म और वो कहाँ गया? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की ल्यूमन के अंदर। तो या तो लिखा मिले आपको कि रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, या मिले फ्रॉम सर्टोली सेल, दोनों ही ठीक है, ऐसा ऑप्शन ढूंढना है हमको। तो ये तो स्पर्मिएशन है और ये स्पर्मियोजेनेसिस है, तो अब आप इसमें ढूंढ लो ऐसा। इसमें लिख रखा हुआ है स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटेड आर फॉर्म्ड, सही बात है। वाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजो आर फॉर्म्ड, तो ये गलत हो गया। और दूसरी बात, इसमें भी स्पर्मेटिड नहीं बनता है, स्पर्मेटिड से क्या बनता है? स्पर्म बनता है, तो ये गलत हो गया। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड, तो स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटोजोआ बनता है, सही बात है। वाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटेड आर फॉर्म, ये गलत हो गया, क्योंकि स्पर्मिएशन में तो स्पर्म रिलीज हो रहा है। अगला कह रहा है इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फॉर्म फ्रॉम सर्टोली सेल आर रिलीज इनटू कैविटी। इसका मतलब स्पर्मियोजेनेसिस में ये क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है स्पर्मेटोजोआ को, तो इसमें फॉर्मेशन होगा, ये रिलीज नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। और इसमें लिखा हुआ है स्पर्मियोजेनेसिस में क्या हो रहा है? स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड, सही बात है। और वाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज्ड फ्रॉम सर्टोली सेल टू कैविटी ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर फ्रॉम सर्टोली सेल भी लिखा मिले आपको तो यहाँ बिल्कुल ठीक था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, तो इसका फोर्थ आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल्स इन मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अब आप देखो, हमने 2016 से स्टार्ट किया है, उसके बाद ये दोबारा ये क्वेश्चन आ गया है। इन पहले भी एक बार रूट पूछा हुआ है और दोबारा से रूट पूछ लिया, इसका मतलब आपको इसके बेसिस पे ये पता चल जाएगा कि क्या पूछ रहा है एग्जामिनर और पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, उस पर आप फोकस करो। अब वही चीज़ें घूम फिर के आने लग जाएंगी। अब जैसे आप 10 साल के पीवाई को करोगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें से फिक्स टॉपिक है लगभग जिनमें से क्वेश्चन उठ रहा है, तो आपको उन पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो देखो इसमें देखते हैं अपन, सबसे पहले लिखा है इसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, उसके बाद वासा एफरेंसिया, उसके बाद एपिडेमिस और उसके बाद इंग्वाइनल कैनाल। तो यहाँ इसने गड़बड़ कर दी है। इंग्वाइनल कैनाल का हमारे कोई डक्ट वाले सिस्टम में कोई रिलेशन नहीं है, ये स्पेस है जैसे टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से कहाँ आएंगे? स्क्रोटम में, लेकिन यहाँ से स्पर्म ट्रांसपोर्ट तो नहीं हो रहे, तो इंग्वाइनल कैनाल लिखा हुआ है, हमने काट दिया इसको। दूसरा, इसमें भी इंग्वाइनल कैनाल लिख रहा है, हमने काट दिया इसको। आगे लिखा हुआ है टेस्टिस एपिडेमिस वॉस एफरेंसिया, वॉस एफरेंसिया रेटेटेस्टिस इंग्वाइनल कैनाल, काट दिया, इससे हो जाता आंसर। आगे लिखा हुआ है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल रेटेटेस्टिस वासा एफरेंसिया एपिडेमिस। देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से आगे कौन आएंगे? रेटेटेस्टिस आएंगे, और उसके बाद वासा एफरेंसिया। ध्यान रखना, पहली डक्ट जो टेस्टिस से बाहर जा रही है वो कौन है? वासा एफरेंसिया। मतलब टेस्टिस से बाहर जब स्पर्म जाएंगे तो कौन लेके जाएगी उसको? वासा एफरेंसिया। तो टेस्टिस से बाहर आने वाली डक्ट कौन सी है? पहली वासा एफरेंसिया, और उसके बाद किस में कनेक्ट होगी? है एपिडेमिस, फिर वॉस डिफरेंस, और वॉस डिफरेंस आगे किस में कंटिन्यू होगी? इजैकुलेट डक्ट और यूरिथ्रल मेटस। तो ये बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस है फोर्थ। इसमें आप एक बात और याद रख सकते हो कि जो वॉस डिफरेंस है ये सेमिनल वेसाइकिल, इधर से तो आ रही है सेमिनल वेसाइकिल की डक्ट और इधर से आ रही है वॉस डिफरेंस, और ये दोनों कंबाइंड होकर डक्ट बनाती हैं। इस डक्ट का नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। तो एक तरफ से तो आई वॉस डिफरेंस और एक तरफ से आई डक्ट सेमिनल वेसाइकिल की, और इन्होंने मिलकर जो डक्ट बनाई है इसका नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। क्वेश्चन पूछ ले आपसे इजैकुलेटरी डक्ट का नंबर कितना है, तो देखो वॉस डिफरेंस एक है और सेमिनल वेसाइकिल भी एक है एक साइड की, तब जाके एक डक्ट बनी है। तो इधर से भी तो एक वॉस डिफरेंस और एक सेमिनल वेसाइकिल डक्ट आएगी, तो टोटल इजैकुलेटरी डक्ट का नंबर, वॉस डिफरेंस का नंबर, सेमिनल वेसाइकिल का नंबर 2 हो जाएगा, 2 2। ये सब पेयर में होती है, ये भी याद रख सकते हो आप। अगला क्वेश्चन,
एक्सट्रूजन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर्स इन। अब आप देखो यहाँ थोड़ा सा फंसाने वाली बात होगी हर बार कि प्राइमरी सेकेंडरी पोलर बॉडी फर्स्ट डिवीजन मियोसिस फर्स्ट, यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट करेगा वो। तो आपको क्या करना है, आपको ये याद रखना है प्राइमरी ऊसाइट है तो इसमें मियोसिस भी फर्स्ट होता है, सेकेंडरी ऊसाइट है तो इसमें मियोसिस भी सेकंड होता है, ये याद रखना। दूसरा, अगर ये स्पर्मेटोसाइट भी है तो भी फर्स्ट होगा, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है तो उसमें सेकंड होता है। तो आप एक तो ये कंफ्यूज नहीं होना, प्राइमरी में फर्स्ट है और सेकेंडरी में सेकंड है। आपसे उसने पूछा है कि सेकेंडरी पोलर बॉडी कब बनेगी, तो अब इसमें आप ऐसे याद रखो, जैसे मैंने आपसे कहा प्राइमरी ऊसाइट में कौन सा मियोसिस होगा, फर्स्ट। प्राइमरी ऊसाइट में जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो मियोसिस फर्स्ट के बाद इसमें से दो सेल बनेंगी, एक सेल बड़ी होती है और एक सेल छोटी होती है, और इस बड़ी वाली सेल को हम बोलते हैं, ये दोनों हैप्लॉइड हैं क्योंकि मियोसिस फर्स्ट हो चुका है। मियोसिस फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन होगा, ये आपको पता ही है। तो ये जो बड़ी वाली सेल है ये होती है सेकेंडरी ऊसाइट और ये होती है पोलर बॉडी फर्स्ट। तो अभी तो पोलर बॉडी फर्स्ट बनी है, इसने कौन सी पूछी है, सेकंड। तो सेकंड पोलर बॉडी के लिए आंसर किया जाएगा कि जब इसके अंदर भी सेकेंडरी ऊसाइट के अंदर भी स्पर्म एंटर करता है तब इसका मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है। और जब इसका मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा तो इससे कितनी सेल बनेंगी, दो। एक तो होगा कौन, एग, हैप्लॉइड एग, और एक बनेगी पोलर बॉडी सेकंड। तो यहाँ पोलर बॉडी सेकंड बनेगी जब सेकेंडरी ऊसाइट के अंदर स्पर्म एंटर करेगा। और इसका बहुत अच्छा आंसर दिया हुआ उन्होंने कि आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। इसको ऐसे याद रखना आप, स्पर्म जैसे मान लो ये सेकेंडरी ऊसाइट थी और यहाँ से इसमें कौन एंटर करना चाह रहा है, स्पर्म। तो स्पर्म की एंट्री तो हो जाएगी पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा उसका तो रिजल्ट बन जाएगा जाइगोट। इसका मतलब ये जो सेकंड डिवीजन रुका हुआ था ये कंप्लीट कब होगा, जब स्पर्म इसमें एंटर तो कर जाएगा पर प्रोसेस अभी फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं हुई है, उसके पहले कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म एंड बिफोर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, एंड फर्टिलाइजेशन के पूरे होने से पहले और इस स्पर्म की एंट्री के बाद ये सेकेंडरी पोलर बॉडी बन जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, थर्ड। अगली बात करें अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफिन फॉलिकल। अब ये अच्छा क्वेश्चन दिया है इन्होंने, ये नीट 2018 का सवाल है। इसमें इन्होंने पूछा है कि कौन सा हार्मोन है जो ओवुलेशन करवाता है। हर बार क्वेश्चन आता था और हर बार क्वेश्चन में आंसर जाता था LH, कि LH का लेवल अगर इंक्रीज हो गया तो ओवुलेशन हो जाएगा। अब इसमें LH कहीं ऑप्शन में नहीं है, और LH ऑप्शन में है भी तो उसकी कैसी कंसंट्रेशन दे रखी है, लो। जबकि LH का पीक आएगा, LH सर्ज होगा, LH का मैक्सिमम लेवल होगा, उस टाइम क्या होगा, ओवुलेशन होगा। और इसमें ऐसा कुछ दिया ही नहीं। देखो इसमें LH की कंसंट्रेशन भी दी तो लो दी। तो देखो प्रोजेस्टेरॉन का ओवुलेशन से कोई लेना देना नहीं है, और तो और प्रोजेस्टेरॉन तो बनने ही कब लगेगा, जब ओवुलेशन हो जाएगा। दूसरा लिख रखा है लो कंसंट्रेशन ऑफ LH, बिल्कुल गलत हो गया, लो नहीं होगा, हाई होगी। लो कंसंट्रेशन ऑफ FSH, FSH का भी कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। और हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, ये इसका आंसर है। अब ये आंसर क्यों दिया हुआ है सुनो एक बार। जैसे या तो सबसे बढ़िया आंसर तो क्या था इसमें कि LH का लेवल पीक या LH का पीक, पर ये है नहीं कहीं। इसका मतलब आप ये देखो ये LH का पीक आया क्यों, क्योंकि एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ता है, और एस्ट्रोजन का अमाउंट जब बढ़ता है तो इसके पीक पे नॉर्मली तो क्या होता है, ऐसे अगर एस्ट्रोजन का लेवल नॉर्मल बढ़ रहा है तो नेगेटिव फीडबैक देता है, पर अगर एस्ट्रोजन का लेवल बहुत बढ़ गया या पीक पे चला गया तो ये कैसी फीडबैक देता है, पॉजिटिव। और इसकी वजह से LH सर्ज होता है। तो या तो पहला अच्छा आंसर तो ये था। अब ये नहीं है तो ये बढ़ा किस वजह से है, एस्ट्रोजन की वजह से। इसका मतलब एस्ट्रोजन का पीक आया है, उस वजह से पॉजिटिव फीडबैक गई है और इस वजह से LH का लेवल बढ़ा है। तो इसका अच्छा आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, फोर्थ। अगर अपन अगली बात करें तो अगला क्वेश्चन है 2020 का। इसमें लिखा हुआ है मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। अब देखो वापस वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, जैसा पहले क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। पहले क्वेश्चन क्या था, उसमें ये पूछा था कि कब पोलर बॉडी सेकंड बन रही है, और इसमें वापस पूछ लिया कि सेकेंडरी oocyte में मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट होगा। तो वही तो है, तो घूम फिर के वही सवाल आते रहेंगे। तो इसमें क्या पूछा, मियोसिस सेकंड कब कंप्लीट होता है, आप बताओ। वो पहले वाला ही तो क्वेश्चन है ये, तो ये कंप्लीट कब होगा, स्पर्म एंटर कर जाएगा उसके बाद, और फर्टिलाइजेशन के जस्ट मतलब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने से पहले। ढूंढो इसमें, इसमें कह रहा है एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, यहाँ तो अभी फैलोपियन ट्यूब में पड़ी हुई है oocyte, इसका कोई मतलब नहीं है। जाइगोट फॉर्मेशन आफ्टर लिख दिया, तो जाइगोट बन गया फिर तो कंप्लीट हो गया ना, ये भी नहीं जाएगा। अगला लिख दिया द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम, तो ये बिल्कुल ठीक है।
कि इसमें ये ऑप्शन है ओवुलेशन से पहले। ओवुलेशन से पहले ये कंप्लीट नहीं होगा, कि ओवुलेशन से पहले तो फर्स्ट कंप्लीट हो चुका होता है और सेकंड तो अरेस्टेड फॉर्म में रहता है। सेकंड कंप्लीट कब होगा, जब स्पर्म आएगा। इसका मतलब इसका सबसे बढ़िया आंसर क्या हो गया, थर्ड। अब इसमें इन्होंने थोड़ा सिंपल सी लैंग्वेज दे दी कि फर्टिलाइजिंग के टाइम पे पूरा होगा, पर इसको और अच्छे से देखें तो पिछले वाले में था कि आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म एंड बिफोर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसका ज़्यादा बेटर आंसर है। तो ये ऑप्शन था, आपने ठीक कर दिया। अगला क्वेश्चन, क्रॉस मैच करना। जो क्रॉस मैच करने वाला, वैसे तो क्वेश्चन अगर आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है तो इजी होता है, इसको भी अपन देख लेते हैं। इसमें कहा है इसने प्लेसेंटा, जोना पेल्चुडा, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड और लीडिंग सेल्स। इसमें क्या काम करो, एक तो आप इधर से मैच कर दो, एक इधर से मैच कर दो। इसका फर्स्ट मैच करो तो देखो प्लेसेंटा, आप इन चारों में देखो प्लेसेंटा से रिलेटेड कौन सा है, तो प्लेसेंटा से रिलेटेड आप इसमें एससीजी ढूंढ सकते हो, ये रहा एससीजी। एक इसका फर्स्ट देख लो आप, ये डायरेक्टली सॉल्व कर लो। जोना पेल्चुडा है, जोना पेल्चुडा से रिलेटेड आ जाएगा इसमें कि ये एक ओवम की क्या है, लेयर। दूसरा बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो है ये क्या करती है, पेनिस को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेंगी, फ्लूइड सिक्रीट करती हैं। और लीडिंग सेल्स किससे रिलेटेड है, एंड्रोजन से। मेल के अंदर लीडिंग सेल्स क्या रिलीज करती है, एंड्रोजन। एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन। ये कौन करेगी, लीडिंग सेल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब आप मैच कर लो। ए में कौन सा आएगा, सेकंड। ए में सेकंड किस किस में आ रहा है, इनमें आ रहा था, ये दोनों तो कट गए। बी में आ रहा है एक में सेकंड और एक में थर्ड, हमारे बी में क्या आ रहा है, थर्ड। तो बी में थर्ड किस में आ रहा है, इसमें। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें थर्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ह्यूमन बींग्स एट द एंड ऑफ 12th वीक, मतलब 12वें वीक की बात करें तो कितने मंथ की बात कर दी इसने, थर्ड मंथ की। यानी इसने कहा है कि थर्ड मंथ के एंड में या फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में क्या ऑब्जर्व होगा। तो आपने सीक्वेंस पढ़ी होगी एनसीईआरटी में, एक पैराग्राफ में सिर्फ इतना लिख रखा है कि फर्स्ट मंथ के एंड में क्या होगा, सेकंड मंथ के एंड में क्या होगा, थर्ड मंथ के एंड में क्या होगा, फिफ्थ मंथ के एंड में क्या होगा, और सिक्स्थ मंथ के एंड में क्या होगा, नाइन्थ मंथ के एंड में क्या होगा। बस इतना सा लिखा हुआ है और इनको ही बार बार में घुमा के पूछता है। तो फर्स्ट मंथ का एंड तो रिलेटेड है हार्ट के फॉर्मेशन से, और इसमें हार्ट बीट सुनने लग जाते हैं। इसमें लिम्स और डिजिट्स का फॉर्मेशन लिखा हुआ है, इसमें लिम्स और डिजिट्स बन जाते हैं, लिम्स एंड डिजिट्स। इसमें लिख रखा है कि इसमें मेजर ऑर्गन सिस्टम बन जाएंगे आपके, तो मेजर ऑर्गन सिस्टम यहाँ बन जाएंगे। फिफ्थ में लिखा हुआ है कि इसमें पहला मूवमेंट फीटस का आपको दिखेगा और उसकी बॉडी पे आपको 5 ईयर्स भी अपीयर होंगे, हेड पे कहीं यहाँ पे। और इसमें सिक्स्थ में लिखा हुआ है कि इसमें कंप्लीट बॉडी पे 5 ईयर्स दिख जाते हैं, और भी 2-3 बातें लिखी हुई हैं। और नाइन्थ में कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाएगा फीटस का, और वो पार्चुरेशन या डिलीवरी के लिए रेडी हो जाएगा। तो इन बातों को बार बार पूछता है, तो इनको आप अच्छे से रट देना कि कौन से मंथ में कौन सी बात डेवलप हो रही है, या कौन से मंथ में कौन सा ऑर्गन डेवलप हो रहा है, बस यही पूछेगा बार बार। 1-2 क्वेश्चन तो आपको रिपीट मिल भी जाएंगे। तो इसने पूछा है थर्ड मंथ, तो थर्ड मंथ में मेजर ऑर्गन सिस्टम बन जाएंगे, देख लो आप। मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड, तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। ठीक है, मूवमेंट ऑफ फीटस मैंने आपको बता दिया, ये 5th मंथ की बात है, बाकी तो आप देख ही लो उसमें। अगला, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ द हैप्लॉइड सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें आपसे हैप्लॉइड सेल पूछिए, तो देखो आप 3 सेल तो मेल के अंदर याद रखो और 3 ही फीमेल के अंदर याद रखो जो हैप्लॉइड है। तो पहले मैं आपको मेल की 3 सेल बताता हूँ जो हैप्लॉइड है। एक तो आप याद रख लेना इसमें स्पर्मेटिड, एक याद रख लेना इसमें स्पर्म, और एक याद रख लेना आप इसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्म और स्पर्मेटिड, ये तीनों के तीनों क्या हैं, मेल के अंदर मिलने वाली हैप्लॉइड सेल है। इनके अलावा मेल में कोई हैप्लॉइड सेल नहीं है। तो अगर आपसे मेल में पूछे तो हैप्लॉइड सेल ये 3 हो जाएंगी। ऐसे ही फीमेल में से कंपेयर करके लिख दो आप, तो फीमेल के अंदर भी हैप्लॉइड सेल क्या क्या हो जाएंगी, एक तो हो जाएगा ओवम, एक हो जाएगी सेकेंडरी oocyte, एक हो जाएंगी पोलर बॉडीज। ध्यान रखना प्राइमरी oocyte जो है डिप्लॉइड है, उसमें मियोसिस फर्स्ट होता है। तो सेकेंडरी oocyte, पोलर बॉडी और ओवम, इधर तो ये तो फीमेल में हैप्लॉइड है, और इधर स्पर्मेटिड, स्पर्म और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये मेल में हैप्लॉइड है। इनको अब 6 को याद रखना। इनके अलावा कभी भी कोई पूछेगा तो या तो डिप्लॉइड सेल होगी, हमारे अंदर मोस्टली सेल कैसी हैं, डिप्लॉइड ही है। तो अब इसमें ढूंढ लो आप, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ठीक है, फर्स्ट पोलर बॉडी ठीक है, और ओवम ठीक है। तो ये आंसर हो गया अपना। इधर लिखा हुआ है स्पर्मेटोगोनिया गलत, 2n है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n है, प्राइमरी oocyte 2n है। तो ये तीनों गलत हो गए, तो आंसर हो गया अपना फर्स्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रिसेप्टर्स फ्रॉम स्पर्म बाइंडिंग इन, रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन। तो आपने देखो
कोरोना रेडिएटर पे कोई रिसेप्टर नहीं होते। वाइटलाइन मेम्ब्रेन तो आपने पढ़ी नहीं होगी शायद, वाइटलाइन मेम्ब्रेन पे भी कोई रिसेप्टर नहीं है, वह है नहीं, इसमें तो अपन क्या बोलते हैं उसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। पेरी वाइटलाइन स्पेस, ये तो खाली जगह है, इसमें रिसेप्टर कहाँ से आएंगे? तो जोना पेल्सोडा पे रिसेप्टर्स होते हैं जिनको आप ZP3 रिसेप्टर्स बोलते हो। तो ZP3 रिसेप्टर जोना पेल्सोडा वाले हैं जो स्पर्म बाइंडिंग के लिए स्पेसिफिक है। इसलिए आप एक बात और याद रखना कि जो फर्टिलाइजेशन है ये स्पेसिफिक प्रोसेस होती है, स्पीसीज स्पेसिफिक, यानी एक स्पीसीज का स्पर्म जो है वो उसी स्पीसीज के ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है, क्योंकि जोना पेल्सोडा के जो रिसेप्टर्स हैं और स्पर्म के जो रिसेप्टर्स हैं वो आपस में कंबाइन करेंगे और सेम स्पीसीज में ही ये आगे प्रोसेस को फर्दर प्रोसीड करवाएंगे, वरना ये प्रोसेस प्रोसीड होगी नहीं। इसका मतलब ये भी याद रखना, फर्टिलाइजेशन कैसी प्रोसेस है? स्पीसीज स्पेसिफिक, यानी सेम स्पीसीज का स्पर्म ही सेम स्पीसीज के ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है। एक ये भी बात याद रखना। अगला, विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्थुरेशन। देखो पार्थुरेशन इनिशिएट करना है, यानी पार्थुरेशन की शुरुआत करनी है, और आपसे पूछा गया कि इसमें पार्थुरेशन की शुरुआत करवाने के लिए कौन सा कंपोनेंट नहीं है इनिशिएशन के लिए। तो देखो, एक तो सबसे पहली बात, ऐसे क्वेश्चन में जब भी ऐसे नोट आए तो नोट पे पहले ही सर्कल लगा लो, ये नोट कभी ना कभी गलत करवा देगा क्वेश्चन। अगर नोट नहीं पढ़ा, आपने सोचा कौन सा कंपोनेंट है, फर्स्ट वाला कंपोनेंट है ही, आपने उसको टिक करके आगे बढ़ गए, तो सबसे पहले जहां भी नोट वगैरह आए तो उसको सर्कल कर लो। इसमें लिखा हुआ है इंक्रीज इन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रेशियो, और वो क्या करेगा, इसको उल्टा भी लिख सकता है, और लिख सकता है इंक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन रेशियो, और आप पढ़ोगे, आपने पढ़ा हुआ है कि रेशियो इंक्रीज पढ़ा हुआ है, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसमें लिख लो भाई एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का रेशियो इंक्रीज बता रहा है, तो बताओ अगर आपको पार्थुरेशन करवाना है तो एस्ट्रोजन का लेवल तो ये क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम कर रहा है। तो ठीक बात है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा और एस्ट्रोजन का बढ़ेगा, तभी जाके तो पार्थुरेशन होगा। तो एस्ट्रोजन के भी पार्थुरेशन करवाने में बहुत सारे रोल हैं, जैसे ये मायोमेट्रियम पे ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स को बढ़वाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को प्रमोट करेगा, तो बहुत सारे रोल हैं। इधर प्रोजेस्टेरोन कम होगा तभी तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो सकती है। अरे प्रेगनेंसी का जो ब्लॉक है वो किसने कर रखा है, प्रोजेस्टेरोन ने, मतलब प्रेगनेंसी को ऐसे ब्लॉक कर रखा है, प्रेगनेंसी रहेगी रहेगी तो उस ब्लॉक को खोलना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रोजेस्टेरोन को क्या करना पड़ेगा आपको, कम। तो प्रोजेस्टेरोन कम होगा तो टर्मिनेट हो सकती है प्रेगनेंसी, जब तक प्रोजेस्टेरोन है प्रेगनेंसी टर्मिनेट होगी नहीं, क्योंकि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन है। इसका मतलब ये बात बिल्कुल ठीक है। आगे लिखा हुआ है सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, तो जो शुरुआत के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उनमें प्रोस्टाग्लैंडिन मदद करेंगे, ये क्या करवाते हैं यूट्रस में, कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीटोसिन का तो मेन रोल ही है, मेन हार्मोन ही कौन सा है पार्थुरेशन का, ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन का पार्थुरेशन में कोई रोल नहीं है, प्रोलैक्टिन तो मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसका मतलब इसमें आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट्स द हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। तो आपसे पूछा है कि रिलैक्सिन हार्मोन कौन बनाएगा, और वो भी कब, प्रेगनेंसी के लेटर फेज में, मतलब बाद वाली स्टेज में। और इसमें ऑप्शन है, पहला है यूट्रस, यूट्रस एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम ही नहीं कर रहा है तो कोई हार्मोन नहीं बनाएगा ये। ग्राफिन फॉलिकल हार्मोन प्रोड्यूस कर सकती है पर वो इनिबिन कर सकती है, एस्ट्रोजन कर सकती है। ये कौन कौन से हार्मोन बना सकती है, इनिबिन बना सकती है और एस्ट्रोजन बना सकती है, पर ये रिलैक्सिन तो नहीं बनाएगी। आगे लिखा हुआ है कॉर्पस ल्यूटियम, तो कॉर्पस ल्यूटियम बिल्कुल रिलैक्सिन सिक्रेट करेगी, और फीटस का रिलैक्सिन से कोई मतलब नहीं है। तो देखो रिलैक्सिन के सोर्स आपको दो बताए जा सकते हैं, एक तो रिलैक्सिन बनेगा कॉर्पस ल्यूटियम से और एक बनेगा प्लेसेंटा से। और आपसे कहा है लेटर फेज में कौन रिलैक्सिन सिक्रेट करेगी, तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट होने वाली थी। अगर कॉर्पस ल्यूटियम शुरुआत में 9 दिन बाद डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है, अगर प्रेगनेंसी ना होती, तो प्रेगनेंसी हो गई तो उसको 9 दिन बाद मेंटेन किया गया कि तब तक प्लेसेंटा नहीं आए तब तक हमको प्रोजेस्टेरोन चाहिए, और उस प्रोजेस्टेरोन का मेन सोर्स ही कौन होगा, कॉर्पस ल्यूटियम। और मान लो एक बार प्लेसेंटा आ गई, फिर तो कॉर्पस ल्यूटियम को हटाया जा सकता है, और कॉर्पस ल्यूटियम को नहीं हटाया गया क्योंकि उसके लास्ट में क्या सिक्रेट करवाना था, रिलैक्सिन। तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहती है और यही क्या रिलीज करती है, रिलैक्सिन। आंसर आ जाएगा अपना थर्ड। अगली बात है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, मतलब 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। 2022 का एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है पहला स्टेटमेंट कि द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू सेमनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मेशन। देखो ये पहले सवाल आ चुका है, स्पर्मेशन क्या होता है, और ये मैंने बताया था या तो सर्टोली सेल्स रिलीज हो, तो या तो लिखा हो फ्रॉम सर्टोली सेल्स, या लिखा हो इनटू ल्यूमन ऑफ सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, दोनों ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे तो आप फ्रॉम लिखा मिलेगा, लेकिन इनटू भी लिखा मिले तो बताओ वहां से रिलीज होंगे तो भी कहाँ होंगे, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही होंगे, तो दोनों ही बात ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है स्पर्मियोजेनेसिस इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। बताओ स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं या स्पर्मेटिड से,
तो स्पर्मेटिड से बोलते हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट हो जाएगा इनकरेक्ट। तो इसमें क्या कहा है, स्पर्म को बनाया कहाँ से, स्पर्मेटोगोनिया से। और स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने की तो कंप्लीट प्रोसेस होती है। अगर स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बना है तो इसमें देखो स्पर्मेटोगोनिया से पहले स्पर्मेटिड बना होगा और स्पर्मेटिड से फिर स्पर्म बना होगा। तो देखो स्पर्मेटिड और स्पर्म अलग अलग चीजें हैं। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को तो क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। और सिर्फ इतनी सी प्रोसेस, ये वाली प्रोसेस है स्पर्मियोजेनेसिस जो लिख रखा है, और यहाँ इस पूरी को एक्सप्लेन कर दिया। इसका मतलब ये बात क्या हो गई, गलत। तो इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट तो ट्रू होगा, दूसरा इनकरेक्ट होगा। तो ये ऑप्शन चला जाएगा कि अपना फर्स्ट तो है करेक्ट और सेकंड है इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपके नीट 2022 का। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर ओजेनेसिस। अभी बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप अच्छे से समझो ये क्या कहना चाह रहा है। पहले यहाँ लिख लो आप साइड में, इसने किसके लिए ट्रू पूछा है, स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तो होना चाहिए सही, और oogenesis के लिए होना चाहिए गलत। यानी नॉट ट्रू किसके लिए पूछा है, oogenesis के लिए। मतलब हमारा ये स्टेटमेंट oogenesis के लिए फॉलो नहीं होना चाहिए। तो अगर पूछे क्या यहाँ oogenesis के लिए ये फॉलो होगा, नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए होना चाहिए, ऐसा स्टेटमेंट ढूंढना है। तो सबसे पहले फर्स्ट की बात करें, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट, दोनों होते हैं। इट रिजल्ट इन हैप्लॉइड गैमीट, तो दोनों ही होते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं हो सकता, क्योंकि हमको तो इसके लिए सही चाहिए और इसके लिए गलत चाहिए। दूसरा कह रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ गैमीट अकर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। आप बताओ डिफरेंशिएशन कहाँ होगा। जैसे मैंने आपसे कहा मियोसिस कंप्लीट हो गया, तो मियोसिस कंप्लीट होते ही फीमेल के अंदर सेकेंडरी oocyte से बनता है ओवम। सेकेंडरी oocyte से ओवम जब बनेगा जब मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाएगा, मतलब मियोसिस कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब सेकेंडरी oocyte से ओवम बनना मियोसिस का कंप्लीशन है, और इसके बाद कोई डिफरेंशिएशन नहीं हुआ। इसका मतलब इसके बाद किसी भी टाइप की कोई डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है। पर हाँ मेल के अंदर मियोसिस सेकंड, जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से और जब स्पर्मेटिड बनता है, स्पर्मेटिड बनता है, तब इसका सेकंड डिवीजन कंप्लीट होता है। यानी अभी स्पर्मेटिड बना है, स्पर्म इससे बनेगा, और जब स्पर्म इससे बनेगा तो यहाँ डिफरेंशिएशन होगा, नॉर्मल सेल स्पर्म की शेप लेगी। इसका मतलब यहाँ डिफरेंशिएशन हो रहा है और यहाँ डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है। तो बताओ इसमें लिखा क्या है इसने कि डिफरेंशिएशन होता है कंप्लीशन के बाद, तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बिल्कुल ठीक है, और oogenesis के लिए ठीक नहीं है। तो हमारे ऑप्शन में ये जाएगी सही, तो हमारे ऑप्शन में ये गलत है, ये सही है जो हमको चाहिए। म्यूसिस अकर्स कंटिन्यूसली इन माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन। ये कह रहा है म्यूसिस लगातार होता रहता है, तो ये बात भी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही है और oogenesis के लिए गलत है। कैसे देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस में म्यूसिस फर्स्ट सेकंड दोनों होते रहते हैं और लगातार होते रहते हैं, लेकिन ऐसा फीमेल के अंदर नहीं है। एक तो फीमेल के अंदर एक ही बार बनने वाले ओगोनिया जितने भी थे वो बन लिए, दूसरा उसके अंदर भी जब मियोसिस चलता है तो वो रुक रुक के चलता है एंड डिसकंटिन्यूस चलता है। पहले फर्स्ट स्टार्ट होगा फिर वो रुकेगा प्रोफेज फर्स्ट के अंदर, फिर सेकंड स्टार्ट होगा और वो मेटाफेज सेकंड के अंदर रुकेगा। इसका मतलब यहाँ ये वाला जो स्टेटमेंट है ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही है, लेकिन oogenesis के लिए ठीक नहीं है। आगे लिखा है इट इज कंट्रोल्ड बाय LH एंड FSH, हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ये दोनों के लिए ठीक है, स्टेटमेंट ये बिल्कुल ठीक है, पर ये है दोनों के लिए ठीक। हमको क्या चाहिए, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ठीक हो और इसके लिए ठीक ना हो। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक था, पर हमारे हिसाब से जो हमको चाहिए उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, तो गलत हो गया। आगे लिखा हुआ है इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी, मतलब ये प्यूबर्टी पर इनिशिएट होता है। तो ये बिल्कुल अपने जो चाहिए वही आंसर है ये, कि जो प्यूबर्टी है उस पर स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगा। oogenesis तो कब का स्टार्ट हो रखा है, बर्थ से पहले का। इसका मतलब oogenesis तो स्टार्ट हो रखा है बर्थ से पहले का, मतलब ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज का। तो ये बात oogenesis के लिए गलत हो जाएगी और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही हो जाएगी। तो अपने करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, और ऐसा कहाँ है ये रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला सिंपल सा क्वेश्चन है, एट विच स्टेज ऑफ लाइफ द oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएट। अभी जस्ट हमने जो क्वेश्चन किया है उसमें लास्ट ऑप्शन यही था कि प्यूबर्टी पर स्टार्ट हो रहा है, वो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ठीक है, oogenesis के लिए गलत है, क्योंकि oogenesis तो कब स्टार्ट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे। तो oogenesis के स्टार्ट होने का टाइम क्या है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज। आंसर हो जाएगा इसका सीधा सीधा सेकंड। जब फीमेल फिटस एम्ब्रियोनिक स्टेज में था तभी से उसमें oogenesis स्टार्ट हो रखा है।
तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। आगे बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के लिए कौन सा इनमें से ठीक स्टेटमेंट है। पहला कह रहा है इन नॉन प्राइमेट मैमल्स साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ईस्ट्रस साइकिल। तो ये बात बिल्कुल ठीक है भाई, ये अगर प्राइमेट की बात करता तो उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते, पर इसने किसकी बात की है, नॉन प्राइमेट्स की, और नॉन प्राइमेट्स में तो इसको हम क्या बोलते हैं, ईस्ट्रस साइकिल ही बोलते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। दूसरा कह रहा है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इट्स कॉल्ड मेनोपॉज। ये बात गलत है, मेनोपॉज तो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यानी बंद हो जाना है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो मेनोपॉज नहीं, इसको तो बोलते हैं मेनार्के। ये गलत हो गया। अब आप देखोगे आगे 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो स्टार्टिंग है उसको क्या बोलते हैं, मेनार्के बोलते हैं, ये 2 बार पूछा हुआ है। तो इनमें से जो क्वेश्चंस हैं ये तो आपको एटलीस्ट अच्छे से आने चाहिए। इसमें लिखा हुआ है अगला लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव प्रेगनेंसी। तो मे भी लिखा है, बिल्कुल ठीक है कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गया या मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रहा है तो ये प्रेगनेंसी का इंडिकेटिव हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकती है बिल्कुल। तो ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलता है। पर हाँ, उसका एकमात्र रीजन ये नहीं है कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रहा तो प्रेगनेंसी है ही, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, और रीजंस भी हैं इसके बंद होने के। तो इसका आंसर थर्ड ठीक स्टेटमेंट है अपना, सी वाला। और इसने क्या पूछा था, सही पूछा था। देखो पहला तो हो गया बिल्कुल सही, दूसरा गलत हो गया, तीसरा सही हो गया। अगला कह रहा है साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्के टू मेनोपॉज। बिल्कुल सही है, रिप्रोडक्टिव फेज ही यही है, यानी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा कब से, मेनार्के से कहाँ तक चलेगा, मेनोपॉज तक। तो अगर आपको ये भी पता था तो ये तो वैसे ही गलत हो जाना था। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आपने ठीक कौन कौन से हैं, ए, सी और डी। बी वाला क्या है, गलत। ऐसा कोई ऑप्शन है, ये रहा थर्ड, इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन, गिवन बिलो स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, वन इज लेबल्ड एज, अब असर्शन और रीजन है इस, देखो आप। तो पहला क्या कह रहा है, असर्शन कह रहा है एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो पहली बात तो इन्हें सब कुछ ठीक यूज किया है कि अगर आपको ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन करना है तो एंडोमेट्रियम बिल्कुल जरूरी है, एंडोमेट्रियम की अच्छी ग्रोथ उस टाइम पे होनी चाहिए ताकि जो ब्लास्टोसिस्ट है उसको न्यूट्रिशन मिल सके। तो ये बिल्कुल सही बात है। अब दूसरा हमको रीजन ढूंढना है कि एंडोमेट्रियम क्यों जरूरी है। तो आगे लिखा हुआ है कि इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट दैट कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। अब इसने इम्प्लांटेशन की बात ही नहीं की, इसने तो बोल दी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये रिलेटेड स्टेटमेंट है ही नहीं। इसमें तो वो इम्प्लांटेशन करवा रहा है कि एंडोमेट्रियम जरूरी है इम्प्लांटेशन के लिए, और दूसरे में बता रहा है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा। तो हम देखते हैं क्या कहना चाह रहा था, इससे रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं है। इसने कहा है अगर एब्सेंस होगी फर्टिलाइजेशन की तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है डिजनरेट हो जाएगी, बिल्कुल बात ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता तो कॉर्पस ल्यूटियम एंड तक बनी रहती, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाएगी, दैट कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। ये भी बात ठीक है क्योंकि अगर कॉर्पस ल्यूटियम नहीं है तो बताओ प्रोजेस्टेरोन आएगा ही नहीं, और प्रोजेस्टेरोन नहीं आएगा तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने वाला कोई नहीं है, और एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं होगी तो फिर क्या होगा, टूट जाएगी। तो ये बात ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम की लाइसिस की वजह से एंडोमेट्रियम टूटी है, तो बिल्कुल ठीक है। और भी डिटेल पूछे तो आप बता देना कॉर्पस ल्यूटियम की लाइसिस से हुआ क्या, प्रोजेस्टेरोन खत्म हो गया, और प्रोजेस्टेरोन की खत्म होने की वजह से एंडोमेट्रियम टूट रही है और नया साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, दोनों सही है पर एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा कि बोथ आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे लिखा हुआ है गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स, नीट 2023 का सवाल है। इसमें 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला है वॉस डिफरेंस रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरिथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट। एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है और जो मैंने आपको पहले समझा दी है। तो आप देखो, मैंने आपको एक बार पहले ही बताया कि ऐसा पूछा हुआ है कौन कहाँ से आ रहा है, मर्ज हो रहा है, कैसे इजैकुलेटरी डक्ट बन रही है, इसका नंबर भी बताया था मैंने 2। तो देखो सेमिनल वेसिकल से डक्ट आती है और ये डक्ट किसके साथ मर्ज होती है, एपिडेमिस के वॉस डिफरेंस के साथ, और ऐसे कॉमन डक्ट बनती है, उसका नाम होता है इजैकुलेटरी डक्ट। और इसने यही कहा है कि वॉस डिफरेंस जो है किससे रिसीव करता है डक्ट, सेमिनल वेसिकल से, और किस में ओपन होता है, यूरिथ्रा में, किसकी तरह, इजैकुलेटरी डक्ट की तरह, और उसका नंबर 2 है, ये याद रखना। दूसरा कह रहा है द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। बिल्कुल सही है, सर्विक्स के अंदर की जो कैविटी है उसको सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं, और ये सर्वाइकल कैनाल जो है ये वजाइना के साथ क्या बनाती है, बर्थ कैनाल। तो देखो जब फीटस डेवलप हो रहा था तो वो यूट्रस में हो रहा था, और यूट्रस से डेवलप होने के बाद जब बाहर आएगा तो किसके थ्रू आएगा, सर्विक्स और वजाइनल कैनाल के थ्रू।
तो इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा फैलोपियन ट्यूब का कंपोनेंट नहीं है। फैलोपियन ट्यूब के कंपोनेंट आपको वैसे याद होने चाहिए, एम्पुला है, इस्थमस है और इन्फंडिबुलम है। तो देख लो आप, इसमें एम्पुला भी लिख दिया, इन्फंडिबुलम भी लिख दिया, इस्थमस भी लिख दिया। यूट्राइन फंडस जो है तो यूट्रस का पार्ट है। सिंपल सा सवाल था, पहला ही गलत हो गया। इसमें आप याद रखना चाहो तो ये रख सकते हो, इस इन्फंडिबुलम के पास फिम्बरी होते हैं जो किसको कलेक्ट करने का काम करते हैं, ओवम को। जब ओवम ओवुलेशन होता है तो उसको कलेक्ट कौन करते हैं, इन्फंडिबुलम के पास वाले फिम्बरी। एम्पुला वो साइट है जहाँ क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। ये कई बार पूछा भी हुआ है और भी पूछ सकते हैं, फर्टिलाइजेशन की साइट बताओ, आंसर जाएगा एम्पुला। किसका पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब का। अगला सवाल, इसमें लिखा हुआ है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड ऐसा, तो वही एसेसन रीजन का सवाल है। और इसमें पूछा हुआ है एफएसएच एक्ट अपॉन ओवेरियन फॉलिकल। एफएसएच फॉलिकल पे काम करेगा, कर सकता है, इसका नाम ही क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा फीमेल के अंदर, एंड लीडिंग सेल्स इन मेल, यहां उसने गड़बड़ कर दी। मैंने आपको अभी देखो ये भी सवाल रिपीट हुआ है, मैंने आपको अभी समझाया था कि एफएसएच में एस आ रहा है, और इससे आप याद रखोगे कि ये सर्टोली सेल पे काम करता है मेल के अंदर, और एलएच काम करता है लीडिंग सेल्स पे। इसमें आपको एक बात और बता देता हूँ मैं, इस एलएच का मेल के अंदर नाम होता है आईसीएसएच, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इन लीडिंग सेल्स का नाम ही क्या है, इंटरस्टिशियल सेल। तो इसमें एल आ रहा था, एलएच और एल से ही लीडिंग, ऐसे याद रखना। तो ये बात गलत होगी। दूसरा कह रहा है ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स सिक्रीट एस्ट्रोजन इन फीमेल वाइल इंटरस्टिशियल सेल सिक्रीट एंड्रोजन इन मेल। तो ये कह रहा है ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल जो होती है ना, वो तो एस्ट्रोजन सिक्रीट करती है, सही बात है। ओवेरियन फॉलिकल है जो, वही क्या सिक्रीट कर रही है, एस्ट्रोजन, बिल्कुल ठीक बात है फीमेल में। जबकि इंटरस्टिशियल सेल एंड्रोजन रिलीज करती है किसमें, ह्यूमन बींग में, तो मेल में। तो देखो लीडिंग सेल का ही दूसरा नाम क्या बताया मैंने आपको, इंटरस्टिशियल सेल, और ये क्या बनाने वाली आगे, एंड्रोजन, या आप बोल दो टेस्टोस्टेरोन। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट हो गया ठीक, ये हो गया एकदम गलत। तो इसमें ऐसा ढूंढो आप कि असर्शन तो फॉल्स है और रीजन क्या है, ट्रू। तो आंसर हो गया फोर्थ। गिवन बिलो आर ट्विस्ट, वही इसमें पूछ दिया असर्शन रीजन। देखो असर्शन रीजन आजकल खूब आने लग गए, तो आपको इन पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, इसको समझेंगे अपन कैसे सॉल्व करते। पहला लिखा हुआ है ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अ हेल्दी बेबी। यानी इसमें लिखा हुआ है कि शुरुआत में जब बच्चा पैदा हुआ है तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए, उसको माँ का दूध पिलाना चाहिए। क्यों भाई ये रिकमेंड किया जा रहा है, ये बात बिल्कुल ठीक है। क्यों किया जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए शुरुआती मिल्क जो है उसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और उसमें एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो अच्छा होता है इम्यून सिस्टम के लिए। इसका मतलब इसलिए इसको पिलाया जा रहा है। तो अब इसमें लिखा हुआ है नीचे कि कोलेस्ट्रॉल जो है इसमें सेवरल एंटीबॉडीज होती हैं, और जो असेंशियल होती हैं डेवलपमेंट के लिए, किसके लिए, न्यूबॉर्न के लिए, उसको इम्यूनिटी मिले। तो सही है, फर्स्ट आंसर है। तो ऐसे ऑप्शन में क्या करना है, ये एक्सप्लेनेशन भी है, इसमें ढूंढ लो आप, तो फर्स्ट ही हो जाएगा। इसमें आजकल ये भी गड़बड़ की जाती है कि इसमें फर्स्ट में हम जनरली सोचते थे, पहले एम्स में ऐसे सवाल आते थे, उसमें फर्स्ट ऑप्शन ये हुआ करता था। आजकल इसको शिफ्ट करके सेकंड थर्ड में डाल देते हैं, अब हम फर्स्ट का याद रहता है उसको टिक कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी पढ़ना है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन कहाँ लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसमें क्या करना है आपको, पहले स्टेटमेंट फर्स्ट को पढ़ना है और फिर अपने हिसाब से सोचना है इसका आंसर क्या हो सकता है। आपने सोचा और आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ यहाँ है, आंसर फर्स्ट जाना है। या फिर बिकॉज करके इस लाइन को पढ़ो दोबारा से, भाई फर्स्ट पढ़ दिया, बिकॉज लगाया, इसको भी पढ़ दिया, आपको लग रहा है सब कुछ ठीक है, एकदम सही एक्सप्लेनेशन जा रहा है, लाइन सही बैठ रही है, तो फर्स्ट है। और अगर आपका थोड़ा भी कंसेप्ट ठीक है तो आपको फर्स्ट के बाद पता चली जाना है, सेकंड इसका ऑप्शन होगा नहीं होगा। और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो कि आप दोनों के अंदर बिल्कुल डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो आप ज़्यादा फर्स्ट को प्रायोरिटी दो, क्योंकि आपके कंफ्यूज, अगर आपने सब्जेक्ट अच्छा पढ़ा है तो आपके कंफ्यूज होने के चांस कब होंगे, जब ये बहुत ज़्यादा इससे रिलेट कर रहा होगा। अगर अनरिलेटेड हुआ तो आप ऐसे ही स्किप कर दोगे इसको, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। अगला कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट नीचे दे रखे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन, यानी हाइमन की प्रेजेंस और एब्सेंस नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, यानी ये वर्जिनिटी का रिलायबल इंडिकेटर नहीं है। ये पहला स्टेटमेंट है। और पहला स्टेटमेंट क्या है कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। ठीक बात है कि हाइमन प्रेजेंट है या नहीं है, इस बात से आप वर्जिनिटी का आइडिया नहीं लगा सकते, ये इसका वास्तविक सूचक नहीं है।
दूसरा लिख रखा है कि द हाइमन इज टॉर्न, यानी हाइमन ब्रेक हो जाती है ड्यूरिंग फर्स्ट क्वाइटस ओनली। तो पहली बात तो आप ये याद रखना, ओनली जहां लगा दिया ना एग्जामिनर ने, तो ज़्यादातर चांस है कोई स्टेटमेंट गलत जाना है। लेकिन फिर भी इस फैक्ट पे भी हम काम नहीं कर सकते, हम पढ़ेंगे पूरा। भाई कहीं कहीं ऐसा होता है कि ओनली ठीक भी जा सकता है, पर ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि ओनली आ गया तो आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना है कि कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है इसमें। तो देखो, क्या हाइमन के ब्रेक होने का केवल एकमात्र रीजन क्वाइटस है? अगर क्वाइटस होता तो ये इसका रिलायबल इंडिकेटर होता। तो इसने लिखा है कि ये इसका रिलायबल इंडिकेटर है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट क्वाइटस के टाइम पे ब्रेक होगी बस, तो ऐसा गलत हो गया। तो अगर फर्स्ट क्वाइटस के टाइम पे ही ये ब्रेक होगी फिर तो ये रिलायबल इंडिकेटर हो जाता ना, इसने तो मना किया है। यानी इसके ब्रेक होने के और रीजंस भी हैं, जैसे हॉर्स राइडिंग है, स्पोर्ट्स के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन भी है, जैसे साइकिलिंग भी है, तो और भी रीजंस हैं, इसलिए ये रिलायबल इंडिकेटर नहीं है। तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट अपना क्या हो जाएगा? रॉन्ग। एसर्शन ट्रू है और स्टेटमेंट सेकंड क्या है? फॉल्स। तो फर्स्ट ट्रू हो गया, सेकंड क्या हो गया? फॉल्स। अगला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है, वो जो एनसीईआरटी में हायरार्की दे रखी है उसको ही पूछ लिया है कि आइडेंटिफाई करो आप एबीसीडी को, इसमें क्या होगा। तो देखो, जीएनआरएच हाइपोथैलेमस का हार्मोन है, काम करता है एंट्री पिट्यूटरी पे, और एंट्री पिट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज करवाएगा, एक तो एफएसएच और एक एलएच। देखो ये तो हो गया एफएसएच, एलएच तो लिख दिया। दूसरा, अभी मैंने आपको जस्ट बताया, 2 बार बता दिया कि एलएच काम करता है लीडिंग सेल्स पे। देखो वही चीजें बार बार पूछी जा रही है। एलएच काम करता है लीडिंग सेल्स पे, तो बी हो गई लीडिंग सेल्स, और एफएसएच काम करता है सर्टोली सेल पे, तो सी हो गई सर्टोली सेल्स। बताओ, लीडिंग सेल से एंड्रोजन रिलीज होते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया, और ये किस में हेल्प करते हैं? स्पर्मेटेटिक फॉर्मेशन में। इससे कुछ फैक्टर, देखो एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, वही सीधी पूछ ली इसने कि सर्टोली सेल रिलीज सम फैक्टर्स विच हेल्प्स इन स्पर्मियोजेनेसिस। हालांकि इस क्वेश्चन में इसने स्पर्मियो और स्पर्मेटो में कोई कंफ्यूजन नहीं किया है, पर देखो उस लाइन से पता हुआ है कि कुछ फैक्टर्स कहाँ से रिलीज होते हैं सर्टोली सेल से, वो किस में हेल्प करते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस में। तो आप देख लो, सबसे ए में तो क्या आना चाहिए? एफएसएच। ए में एफएसएच इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये दोनों तो कट गए। आईसीएसएच एलएच का दूसरा नाम है। बी में आना चाहिए लीडिंग सेल, ये आ रहा लीडिंग सेल, और यहाँ बी में क्या आ रहा है? ये दोनों कट गए थे, और यहाँ बी में क्या आ रहा है? सर्टोली सेल, तो लीडिंग सेल वाला सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा अपना फर्स्ट, तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अगला, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल, वही एसेशन रीजन पूछा है, और एसेशन लिखा हुआ है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल द ओवुलेशन टेक प्लेस अप्रोक्सीमेटली ऑन 14th डे। अगर आपसे कुछ ड्यूरेशन नहीं दी हुई, अगर आपको इसमें कुछ भी ड्यूरेशन नहीं दी हुई है, तो आप इसको 28 डेज का मानोगे, क्योंकि यहाँ एनसीईआरटी ने मेंस्ट्रुअल साइकिल को कितने डेज का माना है? 28 का, तो हम भी 28 का मान के चलेंगे। तो इसने कहा है अप्रोक्सीमेटली 14th डे को क्या हो जाएगा? ओवुलेशन। ठीक है, अगर यहाँ डेटा चेंज करे, वो 32, 36 कुछ और लिखे, तो आपको कुछ नहीं करना, 32 बोला है तो उसमें -14 कर देना, ओवुलेशन का डे आ जाएगा। पर अगर 28 बोला है तो -14 करोगे तो 14th ही आएगा, तो सही है। फिर कहा है रैपिड सिक्रीशन ऑफ एलएच इन मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल्स एंड देयर बाय रिलीज ऑफ। बिल्कुल सही बात है, एलएच बहुत ज़्यादा बढ़ता है, इसकी वजह से ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होती है, उसमें से क्या बाहर आता है? ओवम। इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक बात कही है, तो यही बात ठीक है। अब एक बात और सुन लो, अगर यहाँ इंडिपेंडेंटली स्टेटमेंट आता है कि एलएच सर्ज, एलएच का लेवल रैपिडली मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बढ़ता है, इंडिपेंडेंटली तो ये बात ठीक है, क्योंकि हम मेंस्ट्रुअल साइकिल का कितना दिन का मानेंगे? 28। पर मान लो उसने कहा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 32 डेज का है, और उसके बाद वो कहे कि मिडिल ऑफ द साइकिल में एलएच बढ़ जाएगा, तो अब तो 32 डेज के हिसाब से तो 16th डे ओवुलेशन होगा, तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो उसको देखना पड़ेगा। पर इंडिपेंडेंटली तो ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, एनसीईआरटी में लिखी हुई बात है कि मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल पे क्या होगा? एलएच का लेवल ज़्यादा होता है, उसकी वजह से ओवुलेशन होता है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो पूछा जाए मिडिल मतलब 14th डे पे भी क्यों ओवुलेशन हुआ? क्योंकि 14th डे मिडिल था, और उस मिडिल के आसपास ही रैपिड सिक्रीशन किसका हुआ? एलएच का, इस वजह से इस टाइम पे क्या हुआ है? ओवुलेशन हुआ है, तो बिल्कुल ठीक है। तो ये इसका क्या है? एक्सप्लेनेशन भी है, तो थर्ड हो जाएगा। इसको इसने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि मिडिल में ही ओवुलेशन क्यों हुआ है। आगे कह रहा अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स इन ह्यूमन मेमोरी ग्लैंड्स। ह्यूमन मेमोरी ग्लैंड्स के फॉलोइंग पार्ट्स को आपको अरेंज करना है, तो वैसे तो आपको डायरेक्टली ये बात पता होना चाहिए कि कौन पहले आता है कौन बाद आता है। इसमें अपन देखें तो इनमें सबसे पहले कौन आ जाएगा बताओ? तो मेमोरी एल्वुलाई, सबसे पहले एल्वुलाई आता है। एल्वुलाई से डक्ट निकलती है उसको बोलते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल, फिर मेमोरी ट्यूब्यूल आ जाएगी, मेमोरी ट्यूब्यूल। मेमोरी ट्यूब्यूल के बाद कौन आ जाएगी? मेमोरी ट्यूब्यूल के बाद निकलती है मेमोरी डक्ट,
और मेमोरी डक्ट के बाद क्या निकलेगी, तो ये मेमोरी डक्ट आके ओपन होती है एम्पुला में, और एम्पुला के बाद लेक्टिफेरस डक्ट। ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये मेमोरी ग्लैंड के अंदर सब कुछ समझाया हुआ है कि सबसे पहले मिल्क बनता तो कहाँ है, एल्वुलाई में, और मिल्क बनने के बाद एक बार टेम्परेरी स्टोरेज उसका एल्वुलाई में भी होगा, उसके बाद कहाँ जाएगा वो मेमोरी ट्यूब्यूल में। बहुत सारी मेमोरी ट्यूब्यूल मिलके किस में खुलती हैं, मेमोरी डक्ट में। बहुत सारी मेमोरी डक्ट मिलके किस में खुलती हैं, एम्पुला में, और एम्पुला में भी मिल्क का टेम्परेरी स्टोरेज होगा, और उसके बाद लेक्टिफेरस डक्ट के थ्रू कहाँ खुल जाएंगे, निपल के अंदर। तो इसका आंसर देख लो, सबसे पहले आप एल्वुलाई, तो सबसे पहले तो कौन सा हो गया, सी। सी कितना में दे रखा है, दो में, तो दो ऑप्शन तो कट गए। सी के बाद ई दे रखा है, ई के बाद बी आएगा या ए आएगा, इस पर आंसर डिपेंड करेगा। तो ये इसके बाद आएगा मेमोरी डक्ट, और मेमोरी डक्ट कौन सा है, बी, तो बी वाला ऑप्शन अपना ठीक हो जाएगा। इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। तो इसको अच्छे से याद रख लेना, ये पूछ सकता है क्योंकि सीक्वेंस वापस पूछ सकता है कि इसकी सीक्वेंस बताओ, कोई भी दो लिख देगा, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, कौन किस में खुलता है, स्टेटमेंट लिख देगा, तो अच्छे से याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है दोनों क्रॉस, अरे क्रॉस मैच वाला क्वेश्चन आसान होता है, अगर आप एक दो को मैच कर पा रहे हो तो आपका काम बन जाएगा, लेकिन फिर भी इसमें कभी कभी गड़बड़ कर देते हो। तो देखो सबसे पहले मॉन्स प्यूस, मॉन्स प्यूस आपने पढ़ा हुआ है कि ये फैटी टिश्यू का, फैटी क्वेश्चन है किसका, फैटी टिश्यू का जो स्किन और हेयर से कवर्ड है, तो इसमें ए में आ गया सेकंड, तो ए में सेकंड इसमें है, इसमें है, तो ये दोनों हो गई गलत। फिर लिखा हुआ है क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस क्या है, यानी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो लेबिया माइनोरा के ऊपर होती है, या आप एबव की जगह जंक्शन भी लिखा मिले तो भी ठीक है, तो लेबिया माइनोरा का जंक्शन होता है, इसके इस जंक्शन पे आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगी, तो ये भी ठीक था। तो बी में कौन सा है, थर्ड, बी में दोनों में थर्ड दे रखा है, देखो फंसा दिया। सी में, सी लिख रहा है हाइमन, तो हाइमन अभी अपन ने पढ़ा था, हाइमन क्या है, एक थिन मेम्ब्रेन है, एक थिन वेस्कुलर मेम्ब्रेन है जो किसको कवर करती है, वेजाइनल ओपनिंग, कन्वर्टिंग नहीं है, कवरिंग है ना, कवरिंग वेजाइनल ओपनिंग। तो सी में क्या हो जाएगा, फोर्थ, तो अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट, तो फोर्थ क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा, लेबिया मेजोरा फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं जो वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करते हुए, लेबिया मेजोरा बाहर हैं और उसके अंदर थिन कौन से हैं, लेबिया माइनोरा, और लेबिया माइनोरा की अपर जंक्शन पे कौन मिल रहा है, क्लाइटोरिस, तो ये बात याद रखना। तो ये तो सिंपल सा आ गया आंसर। अब देखो 34 क्वेश्चन, ये 2024 का सवाल है, इसमें भी क्रॉस मैच करवाया है। 2024 में ज़्यादातर क्वेश्चंस क्रॉस मैच वाले ही थे कि बच्चा अगर एक कोई मैच कर दे, उसमें भी ऐसे थे कि अगर एक भी मैच हो गया तो आंसर आ जाता। तो आप इनमें क्या, जो आपको आता है उसको मैच पहले कर दो और ढूंढ लो उसको। तो सबसे पहले लिखा हुआ है इसमें पार्चुरेशन, मतलब पार्चुरेशन से रिलेटेड कौन है इसमें, फीटल रिएक्शन रिफ्लेक्स, ए में थर्ड, ए में थर्ड इसमें है, इसमें ये तो हो गई गलत। दूसरा क्या है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से रिलेटेड देखो आप, इसमें प्लेसेंटा मैंने बताया था आपको किसका सिक्रेशन करती है, एससीजी, एससीजी के दो ही सोर्स हैं, 3 बार पूछ लिया गया अब तक, देखो। तो बी में क्या आएगा, 4, तो बी में 4 आ गया, दोनों में 4 है। सी में फर्स्ट या सेकंड, तो ये भी पहले पूछा हुआ सवाल है कि सेवरल एंटीबॉडीज कहाँ होती हैं, कोलेस्ट्रम के अंदर, तो सी में फर्स्ट आ गया, तो अपना आंसर हो गया। डी में सेकंड आएगा, डी में मतलब फिम्बरी कलेक्शन का काम करती है ओवुलेशन के बाद ओवम के, ये सिंपल सा सवाल था। ये भी देखो वापस 25 के अंदर पूछा है और ये क्रॉस मैच है, ये थोड़ा ठीक सवाल है। तो सबसे पहले देखो इसमें लिखा हुआ है एंजाइम, देखो हेड, मिडिल पीस, एक्रोसोम और टेल, और इससे इन चारों को क्या करवाया है, मैच। तो सबसे पहले बताओ इन चारों में से जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है, तो जेनेटिक मटेरियल होता है हेड में, ए का 4, ये दोनों कट गए। इनमें देखो आप एंजाइम कहाँ भरे होते हैं, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं एक्रोसोम के अंदर, तो सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, इन दोनों में से इसमें सेकंड दे रखा है, इसमें फर्स्ट दे रखा, तो आंसर सेकंड आ गया अपना। अगला आपसे पूछे मिडिल पीस क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और टेल क्या, स्पर्म मोटिलिटी से रिलेटेड, तो आप इसको मैच कर लेना आराम से, इसका सेकंड आंसर हो गया। तो ऐसे आपको क्रॉस मैच वाले में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। अब देखो नीट 2025 का सवाल है और इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं, 5 स्टेटमेंट दिए हैं, आपसे पूछिए इनमें से करेक्ट कौन से ढूंढो। तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन क्या होता है, आपको अगर एक भी स्टेटमेंट नहीं आ रहा है दिक्कत हो जाएगी, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक एक 1 बाय 1 पढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड एट एंड ऑफ 12th वीक, और ये सवाल शुरुआत वाला फर्स्ट सवाल था जो हमने किया था। तो 12th वीक का मतलब है 3rd मंथ, और 3rd मंथ में मेजर ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं, सही बात है एकदम। तो क्या आप जब पीवाईक्यू करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा पूछा कैसे जा रहा है सवाल, तो आप ऑटोमेटिक उस पर ज़्यादा फोकस जाएगा आपका। तो ये जरूरी होते हैं पीवाईक्यू तो करने ही करने हैं आपको अच्छे से, ये तो बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। दूसरा करा इन ह्यूमन
इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ, अब पहली और दूसरी वाली बात दोनों कंफ्यूज कर गई भाई, इसमें बात लिख दी वो सही है तो ये वाली गलत है, 8 नहीं 12 आएगा यहाँ पे। 8 तो मतलब 2 महीने की बात है, लिम्स और डिजिट्स की बात करना चाहिए। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी हर्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर 1 मंथ, बिल्कुल ठीक है, पहले महीने पे हर्ट बन जाता है, तो ये गलत हो गया, ये सही है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ, बिल्कुल ठीक है, ये वाली बात लिम्स और डिजिट के लिए ठीक थी, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। ये लिख रखा है इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द अपीयरेंस ऑफ हेयर्स इज यूजुअली अपियर्ड या ऑब्जर्व्ड इन 5th मंथ, बिल्कुल ठीक है, 5th मंथ में पहला मूवमेंट भी मिलेगा आपको और थोड़े फाइन हेयर्स भी वहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, 6th मंथ में पूरी बॉडी मिल जाएंगे आपको, ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो इसमें ए सी ई बिल्कुल ठीक है, ACDE डी भी ठीक है, तो ACDE फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, इसमें भी आपको ये भी देखो नीट 2025 में बहुत ये ऐसा टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा आते आते हैं, और अभी तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ दूसरा इसका ही टॉपिक है, उसमें से भी खूब क्वेश्चन आते हैं, ये तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के क्वेश्चन सारे। द रिडक्टिव डिविजन्स फॉर द ह्यूमन फीमेल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट्स अर्लियर देन दैट ऑफ मेल, ये करा रिडक्टिव डिवीजन एंड मियोसिस फर्स्ट फीमेल में पहले स्टार्ट हो जाता है और मेल में बाद में स्टार्ट होता है, तो सही बात है, मेल में स्टार्ट होता है प्यूबर्टी पर और फीमेल में पहले हो जाता है, तो बात बिल्कुल ठीक है, रिडक्टिव डिवीजन फीमेल में पहले स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब ये तो एम्ब्रियोनिक स्टेज से स्टार्ट हो गया था प्रोसेस, तो बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा कह रहा है द गैप बिटवीन द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन एंड द सेकंड म्यूटिक डिवीजन इज मच शॉर्टर फॉर मेल्स कंपेयर टू फीमेल्स, तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है, मियोसिस फर्स्ट के बाद मेल में तो सीधा ही सेकंड हो जाएगा, और फीमेल का मियोसिस फर्स्ट रुकेगा और बर्थ के टाइम पे मियोसिस फर्स्ट रुका हुआ ही है, और ये खत्म होगा कहाँ पे, मतलब ये कंप्लीट कब होगा, प्यूबर्टी पर, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड के बीच में बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक का टाइम लग गया, और मेल में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बताओ ये बात बिल्कुल ठीक हुई नहीं हुई, तो बिल्कुल ठीक है। आगे कह रहा है द फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte, यानी पहले ही पोलर बॉडी जो है प्राइमरी oocyte के टाइम पे बनती है, अब ये सवाल भी पहले पूछ चुका है, प्राइमरी oocyte डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, इसमें मियोसिस फर्स्ट होगा तब जाके सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी फर्स्ट बनती हैं, इसका मतलब पोलर बॉडी फर्स्ट का बनना किससे रिलेट करेगा, सेकेंडरी oocyte के बनने से, और यहाँ लिख दिया कि प्राइमरी oocyte के फॉर्मेशन से रिलेटेड है, प्राइमरी oocyte के डिवीजन से रिलेटेड है, उसमें डिवीजन होगा सेकेंडरी बनेगा तब जाके पोलर बॉडी फर्स्ट बनेगी, तो ये वाली बात क्या हो गई, बिल्कुल रॉन्ग, यहाँ सेकेंडरी oocyte होना चाहिए था। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH सर्ज लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, मैंने आज ही बताया, देखो एंडोमेट्रियम के टूटने से 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए गए और रॉन्ग ही पूछे सारे, तो एंडोमेट्रियम टूटती कब है, जब कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाती है और प्रोजेस्टेरोन का आना बंद हो जाता है, तो आप 2-3 तरह से सवाल पूछेगा यहाँ कि क्या एंडोमेट्रियम के टूटने का रीजन कॉर्पस ल्यूटियम का डिजेनरेट होना है, तो है, क्या प्रोजेस्टेरोन का गिरना है, तो बिल्कुल है, और ऐसे ही पूछेगा कि अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रहा है तो उसके स्टार्ट होने का रीजन बताओ, तो आप कहना पुराने या पिछले मेंस्ट्रुअल साइकिल की कॉर्पस ल्यूटियम का टूटना या प्रोजेस्टेरोन के लेवल का गिरना, तो इसमें ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत, तो आपके C और D तो हो गए गलत, ए और बी सही है, ए और बी सही कहाँ है, सेकेंड में, तो ये 37 क्वेश्चन हो गया। 38 क्वेश्चन है द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल इज, देखो ये भी दोबारा पूछ लिया, 3-4 बार मेनोपॉज मिनार के टर्म यूज की हुई है इसने, तो पहला मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, मिनार के, आप ध्यान रखना, अगर एक चैप्टर से 5 सवाल आ रहे हैं, 5 कभी टफ नहीं आएंगे, उनमें से 2 सवाल तो बिल्कुल सिंपल डालेगा, देखो इसमें बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये, तो ये मिनार के था, और लास्ट वाला क्या होता है, मेनोपॉज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3rd, ठीक है। डायपोज तो एक इनएक्टिव स्टेज है, तो ओवुलेशन आप जानते ही हो, 3rd हो गया। अगला, ट्विंस आर बोर्न इन अ फैमिली दैट लिव्स नेक्स्ट डोर टू, ये करा आपके पड़ोस में कोई फैमिली रहती है और उसमें ट्विंस हुए हैं उनके, और उसके बाद उसके बारे में ये बताया कि एक लड़का हुआ है और एक लड़की हुई है, आप बताओ ट्विंस कैसे हैं, तो देखो ट्विंस होते हैं 2 तरह के, एक तो फ्रैटर्नल और एक मैटरनल, मतलब आइडेंटिकल, एक तो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं और एक होते हैं फ्रैटर्नल। अब इसको थोड़ा सा समझ लो आप, फ्रैटर्नल ट्विंस जो होते हैं ये होते हैं डाइजाइगोटिक, मतलब इसके अंदर कितने जाइगोट बनेंगे, 2, इन 2 ओवम आएंगे, 2 ही स्पर्म होंगे, अलग अलग फर्टिलाइजेशन होगा, ये मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, ये मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है,
लेकिन आइडेंटिकल में ऐसा नहीं है। आइडेंटिकल में जाइगोट एक ही बनेगा, मतलब एक स्पर्म था एक ओवम था, दोनों फ्यूज हुए, एक जाइगोट बना। जाइगोट में क्लीवेज स्टार्ट हो गया था, इससे 4-5 सेल जो भी बननी थी बन गई थी, उसके बाद इसके टुकड़े हुए और इससे 2 टुकड़े बन गए इससे। तो बताओ क्या फर्टिलाइजेशन तो पहले हो चुका है, जाइगोट तो एक ही बन गया था, और एक जाइगोट के बनने पे डिसाइड तो हो गया था ये मेल है फीमेल है। तो अगर ये मेल है तो ये दोनों टुकड़े मेल होंगे, और अगर ये फीमेल है तो ये दोनों टुकड़े फीमेल होंगे। इसका मतलब इसमें दोनों मेल या फीमेल होना पॉसिबल ही नहीं है। तो एक मेल और एक फीमेल है तो पॉसिबल कहाँ है, तो फ्रेटर्नल में है। तो यहाँ ये मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मेल फीमेल अलग ही होंगे, ये दोनों मेल भी हो सकते हैं, दोनों फीमेल भी हो सकते हैं, और एक मेल एक फीमेल भी पॉसिबल है। तो ऐसा यही पॉसिबल है, आइडेंटिकल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये मेल फीमेल तो है ही, वैसे भी ये एकदम एक दूसरे की कॉपी हैं, इनका जो जेनेटिक्स है या जीन है वो एकदम एक जैसे हैं, तभी तो इनको आइडेंटिकल बोला है। तो इसका आंसर क्या होगा कि वो फ्रैटर्नल है, इसका मतलब दे आर फ्रैटर्नल ट्विंस। फ्रैटर्नल का मतलब होता है डाइजाइगोटिक, यहाँ याद रखना ये डाइजाइगोटिक ट्विंस है। इसका मतलब 2 जाइगोट बनेंगे तभी दोनों का सेक्स डिफरेंट होना पॉसिबल है। अगला लिस्ट को मैच कराया है, इसको आप देख लेना एक बार। इसमें सबसे पहले पूछा है उसने रिलैक्सिन प्रोजेस्टेरोन और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और कैटेकोलामाइंस। आप बताओ कैटेकोलामाइंस आपने पढ़ रखे हैं, कैटेकोलामाइंस जो है ये एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स को बोला जाता है। तो एड्रिनल मेडुला के जितने भी हार्मोन्स हैं उनको क्या बोल देंगे हम कंबाइंडली, कैटेकोलामाइंस। तो इनको आप कैटेकोलामाइंस बोल सकते हो। अगर मैं पूछूं आपसे रिलैक्सिन जो है, रिलैक्सिन, अब यहाँ इसमें एक कन्फ्यूजन है, जैसे आपसे पूछे रिलैक्सिन वाला और ये वाला, ये कन्फ्यूजन है। जैसे मैं पूछूं आपसे कैटेकोलामाइंस, तो ये तो सीधा सीधा हो गया एड्रिनल मेडुला, और डी में तो आ गया थर्ड, एक तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। दूसरा ए में थर्ड है और सेकंड है, मतलब प्रोजेस्टेरोन वाले में उसने ए में फोर्थ है और सेकंड है, मतलब प्रोजेस्टेरोन वाले ने उसने कॉर्पस ल्यूटियम भी बोल दिया, और प्रोजेस्टेरोन वाले में उसने, और रिलैक्सिन वाले में भी उसने कॉर्पस ल्यूटियम बोल दिया। तो ध्यान रखना कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये प्रोजेस्टेरोन का मेन सोर्स होती है, और ओवेरी जो है इसमें कॉर्पस ल्यूटियम के ब्रैकेट में एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, रिलैक्सिन। तो इससे मैच कर देंगे इसको। तो ऐसे हमने आज ये सारे सवाल क्लियर कर लिए हैं। इनमें आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप देखो, पढ़ो, इसमें कर लेना आप सॉल्व जो भी है। इसमें कोई दिक्कत आए तो आप इसमें कमेंट करना, बताना मेरे को कोई दिक्कत हो तो। दूसरा, ऐसे हम जितने भी ईयर्स के PYQ हैं वो टॉपिक वाइज, मतलब इससे थोड़ा बड़ा वीडियो लेंगे अगली बार, उसमें हम 4-5 चैप्टर्स को कवर करेंगे, और उसमें एक साथ हम पूरे चैप्टर्स में जितने भी PYQ आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे, उनसे रिलेटेड कोई टॉपिक है, कोई अच्छी बात है तो वो भी अपन उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।